हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। देखो, इस वीडियो में हमें क्लास 12 की केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देखना है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा आपको सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। अब इस वीडियो में हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमें वो फैक्टर्स देखने हैं जो कि आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन देखना है। दूसरे नंबर पे हमें जो देखना है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। इसको लोमा भी कहते हैं, LOMA। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है रेट लॉ। उसके बाद हमें देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और आखिरी में हमें देखना है रेट कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। सबसे पहला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है आपका, वो कुछ एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे कि सबसे पहला है आपके पास कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। जो आपने लिखा था रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन और प्रेशर के ऊपर भी चीजें डिपेंड करती है। दूसरा जो आपके पास होता है वो होता है टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। इसे भी हम यहीं पे देखने वाले हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास वो है कैटेलिसिस। कैटेलिसिस का क्या मतलब है कि अगर आप किसी रिएक्शन में कैटेलिस्ट की एडिशन करते हो तो आपके पास वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे इफेक्ट करता है। क्या वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है या फिर वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज करता है। इन्हीं कुछ टॉपिक की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इन तीन फैक्टर्स में से हमें सबसे पहला फैक्टर जो देखना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा आपका? कम हो जाएगा। कब? जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कम हो जाएगी, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा जब आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ये हम देख सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड या फिर रेट जो होती है वो सिर्फ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और कैसे करती है? देखो, अगर आपके पास रिएक्टेंट इंक्रीज हो रहा है तो रेट भी इंक्रीज करेगा। मतलब अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी, और अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करी तो रिएक्शन की स्पीड भी कम हो जाएगी। तो हम एक बात देख सकते हैं कि जो रेट होता है एक डायरेक्ट रिलेशन दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ में। समझ में आ गई मेरी बात? अब इस चीज को दो तरह से हम बता सकते हैं। सबसे पहला होता है लॉ ऑफ मास एक्शन से, और दूसरा होता है रेट लॉ से। ये दोनों ही इसी इसी रिलेशन के ऊपर बेस है। अब इस चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे तीन रिएक्शंस को कंसीडर कर रहा हूँ। एक में मैंने क्या किया है, कंसंट्रेशन ए जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो जो इसका रेट ऑफ कन्वर्जन है उसको मैं ले रहा हूँ R1। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ए का डबल कर दिया। मैंने कंसंट्रेशन जो था रिएक्टेंट की उसको मैंने डबल कर दिया, और ये अब आपका प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इसका रेट ऑफ कन्वर्जन जो होगा वो R2 होगा। तीसरी रिएक्शन में मैंने क्या किया है, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कर दिया है। ठीक है, मैंने कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो रेट इसका क्या आने वाला है, R3 आने वाला है। तो अगर मुझे रेट का रिलेशन निकालना है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो मुझे एक बात पता है कि रेट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का वो दिखाएगा इसके साथ में, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ में। तो सुनना, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा उसका रेट भी ज़्यादा, जिसकी कंसंट्रेशन कम उसका रेट भी कम। तो सुनना, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे 2A की, तो इसका रेट भी सबसे ज़्यादा रहा होगा। तो मैं रेट के लिए क्या लिखूंगा, R2। उसके बाद किसकी कंसंट्रेशन कम है, फिर A की, फिर A/2 की। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R1 और यहाँ पे लिख सकता हूँ R3। अच्छा, मैंने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 2A, और इसकी कंसंट्रेशन थी A, और इसकी कंसंट्रेशन थी A/2। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि रेट और कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है। मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेगा, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो रेट भी आपके पास डिक्रीज करेगा। देखो बेटा, रेट और एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को सबसे पहले एक्सप्लेन करने की जो कोशिश की थी वो की थी हमें लॉ ऑफ मास एक्शन ने। इसको हम दूसरे तरीके से लोमा भी कहते हैं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक रिएक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने लिख रखा है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। जहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या है, इसकी स्टाइशियोमेट्री।
और जहाँ पे ए और बी क्या है इसकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो देखो हमें लॉ ऑफ मास एक्शन ने क्या बोला, लॉ ऑफ मास एक्शन ने बोला कि जो रिएक्टेंट होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो आपको पता ही है। तो रिएक्टेंट में क्या है, ए है और बी है। लेकिन खास बात इन्होंने क्या बोला, रेज टू पावर इट्स स्टाइशियोमेट्री। मतलब पावर में क्या आ जाएगी इसकी स्टाइशियोमेट्री। यहाँ पे क्या लिखूंगा ए और यहाँ पे लिखूंगा बी। बस इतना सा इन्होंने बोला था कि जो आपके पास रेट होता है किसी भी रिएक्टेंट का, रेट होता है किसी भी रिएक्टेंट का, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन। ये जो ए है और ये जो बी है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स स्टाइशियोमेट्री। समझ में आ गई बात। तो ये हमें किसने बोला था, लॉ ऑफ मास एक्शन ने। और जब मैं इसको थोड़ा सा और डिराइव करता हूं तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह पे क्या लगा दूंगा, इक्वल टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा के आएगा, जिसको मैं बोलूंगा रेट कांस्टेंट। और यहाँ पे ए के ऊपर ए और बी के ऊपर उसकी स्टाइशियोमेट्री आ जाएगी। समझ में आएगी मेरी बात। यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल बी क्या होगा आपके पास, स्टाइशियोमेट्री, स्टाइशियोमेट्री। ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, ये होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अच्छा, के क्या होगा यहाँ पे, ये होगा आपके पास रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट ये आपके पास होने वाला है। तो इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मैं बता चुका हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और पावर में क्या जाएगा, इसके कोफिशिएंट आगे चले जाएंगे। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई रिएक्शन लिखी है तो आप उसको लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हो। मैं एक रिएक्शन कंसीडर कर रहा हूँ, N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू 2NH3। तो अगर मुझे इसको रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखना है तो रेट लॉ क्या बोलता है कि रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे के आएगा रेट कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आएंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में आपके पास क्या है, N2 और H2। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, N2 और यहाँ पे लिखूंगा H2। अच्छा, रेज टू पावर स्टोइचियोमेट्री भी था, तो इसके आगे 1 है और इसके आगे 3 है, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा और यहाँ पे 3 लिखूंगा। ये है रेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन ये वाला जो रेट है ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इसकी कुछ एक ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो चलिए इसका ड्रॉबैक चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक हमारे पास है वो है लोमा वॉज नॉट एप्लीकेबल ऑन एवरी रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन होती है ना, जैसे मान लो ये आपके पास एक रिएक्शन है और मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, तो लोमा के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैं रेट कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ रेट कांस्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और मैं ऊपर लिख देता हूँ ए। ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है ये हर एक रिएक्शन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब ये एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल लॉ तो बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आएगी मेरी बात। मतलब हर एक रिएक्शन के लिए आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इसका ड्रॉबैक था वो क्या था कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक कंप्लीटली थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। इन्होंने कोई भी इसकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन दी ही नहीं थी कि ये कैसे लिखा था, कहाँ से लिख दिया था आपने, क्यों रेट को आपने जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन ऑफ कंसंट्रेशन दिखाया और उसके ऊपर इसकी स्टोइचियोमेट्री डाल दी, क्यों डाली, क्या इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। तो ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये तो जस्ट क्या बोलता है कि रिएक्शन देखो, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखो और जो स्टाइशियोमेट्री है उसके सिर पे लिख दो। बस इन्होंने इतना सा बोला था। लेकिन इसकी एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन की ना होने की वजह से ये जो लॉ है, ये मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये लॉ फेल ही हो गया, लेकिन ये कुछ एक जगह लगता है। और कौन सी रिएक्शंस में लगता है, एलिमेंट्री रिएक्शन पे लगता है, एलिमेंट्री रिएक्शन पे, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो ये लॉ सब पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कुछ एक सेलेक्टेड रिएक्शंस पे लगता है, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, या फिर इनको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शंस भी हम इनको बोलते हैं। नेक्स्ट जो लॉ हम देखेंगे वो है रेट लॉ। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट के बेसिस पे जो दूसरा लॉ हमारे पास आता है वो है रेट लॉ। देखो रेट लॉ में कुछ खास है। रेट लॉ में कुछ खास क्यों है, क्योंकि पिछला जो लॉ हमने देखा, लॉ ऑफ मास एक्शन, उसमें एक ही चीज मिसिंग थी, वो था एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन, कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ नहीं किया था। लेकिन ये जो रेट लॉ होता है, ये रेट लॉ क्या करता है, रेट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की एक एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन है। ठीक है। इन्होंने इन दोनों को एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया था। तो सुनना, रेट लॉ क्या होता है, एन एक्सप्रेशन, एन एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन विच रिलेट
रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बताया था किस कैसे, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन से, और इसी लॉ को क्या बोलते हैं आप, रेट लॉ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ कि रेट जो होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ ने इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी किया था। समझ में आ गई मेरी बात? तो देखो रेट लॉ बोलता क्या है उसे हम चेक करते हैं। तो सुना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ये तो वही बात बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with raised to power with raised to some power which is experimentally determined, मतलब यहाँ पे कुछ एक ऐसी पावर आएगी जिसको आप क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट से डिराइव करके फिर जाके लिखेंगे। अच्छा, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक रिएक्शन को कंसीडर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे भी वही लिखा है, स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी गिव राइज टू स्मॉल सी कैपिटल सी और स्मॉल डी कैपिटल डी। देखो रेट तो सिर्फ आपका रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करता है, रेट को इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो अच्छा, अगर मैं रेट को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वो तो मैंने लिख लिया, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, रेट लॉ ने क्या बोला कि रेज टू पावर, रेज टू सम पावर विच इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, मतलब यहाँ पे कुछ भी पावर लिख दो एक्स वाई, जिसको आप एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं, अपने आप इसको नहीं लिख सकते। समझ में आ गई? अच्छा, लॉ ऑफ मास एक्शन ने इसकी जगह पे क्या लिखा था, स्टाइशियोमेट्री, यहाँ पे क्या लिख दिया था ए और यहाँ पे क्या लिख दिया था बी, लेकिन रेट लॉ ने हमें यही बोला कि यही आप गलती कर रहे हो पिछले एक्सप्रेशन में भी। ये जो ए और बी की डिपेंडेंस है रेट के ऊपर, इसको आप तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब आप एक एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू एक्स और वाई ऊपर लिख सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो देखो इसको जब हम आगे डिराइव करते हैं तो हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के यहाँ पे इक्वल टू लगा के के लगा देंगे, और बाकी ये सारी चीजें सेम होनी है। ये वाला होता है आपके पास रेट लॉ। लेकिन इस चीज को अगर मैं और आगे डिराइव करूं तो रेट जो होता है, देखो रिएक्टेंट का लिख रहा हूं मैं, रिएक्टेंट का, तो रिएक्टेंट जो होता है, रिएक्टेंट सबसे पहले हमने जो रेट लिखा था वो क्या लिखा था, रिएक्टेंट के लिए माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, यही हमने लिखा था। तो इसी चीज को हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इसको तो मैं एज इट इज यहीं पे उतार रहा हूँ, लेकिन रिएक्टेंट के लिए मैंने एक और रेट लिखा था, क्या कि माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। जब आप रेट लॉ को इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेट करके चलते हो तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो आपने लिखा है एक्स प्लस वाई, एक्स एंड वाई, जिसको आप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे, इन दोनों पावर का जो सम होगा एक्स प्लस वाई, ये जो दोनों रिएक्टेंट की पावर का जो सम होगा उसको आप बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसको मैंने आगे बताया है। तो देखो x प्लस वाई क्या होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उसकी जो पावर होगी जिसको आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है, उन दोनों की पावर का जो सम होगा उसको आप आज के बाद क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हमने आगे देखना है। यहाँ पे के जो होगा वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा, मतलब इस चीज को आपने क्या बोला, रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट की खास बात क्या है कि थ्रू आउट द रिएक्शन, जब भी आप रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हो, थ्रू आउट द रिएक्शन आपका रेट कांस्टेंट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक कर लेते हैं। Rate law for any reaction cannot be predicted by looking at the balanced chemical equation that is theoretically but must be determined experimentally। इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास रेट लॉ होता है, रेट लॉ ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल है, ये आप जस्ट रिएक्शन को देख के आप नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं कोई एक रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 2, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। मुझे यहाँ पे इसकी दो इक्वेशंस लिखनी है। दो इक्वेशंस कौन सी लिखनी है, सबसे पहले लिखना है मुझे इसका लॉ ऑफ मास एक्शन, और दूसरा हमें लिखना है इसका रेट लॉ।
तो सबसे पहले अगर मैं लॉ ऑफ मास एक्शन लिखूँ तो उसके अकॉर्डिंग रेट किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, मतलब H2 और O2 पे। एंड रेज टू पावर इट्स स्टैइचोमेट्री, तो इसके ऊपर क्या आएगा 2 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 1। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और 1 लिखूंगा। लेकिन रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसी रेट को अगर मैं लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा H2 और यहाँ पे लिख दूंगा O2। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सर्टेनली डिफाइन नहीं करूंगा, मैं जस्ट यहाँ पे कुछ x और y लिख के छोड़ दूंगा और बोलूंगा कि x और y इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो, लॉ ऑफ मास एक्शन को आपने सिर्फ रिएक्शन को देख के ही बता दिया था, लेकिन जो रेट लॉ है उसको आप जस्ट रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते, आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा, तब आप रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिख सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रखा है। अब हम देखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो आपके काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चाहे आप कोई भी बोर्ड्स ले लो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम ले लो, ये वाला टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको चेक करना। देखो, अगर कोई भी रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, और आप उसका रेट लॉ लिख रहे हो, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन रेज़ टू पावर क्या आएगा? रेज़ टू पावर कुछ भी टर्म आ जाएगी जिसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ये जो टर्म्स होती है, इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों को प्लस करके जो चीज़ आएगी x प्लस वाई, बस उसी को बोल देंगे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आगे बात समझ में? अच्छा, मैं दोबारा से बताता हूँ। मतलब अगर कोई भी आपने रिएक्शन लिखी है और उसका रेट लॉ लिख दिया है, रेट लॉ में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप लिखते हो और रेज टू पावर कुछ भी इसकी टर्म लिख देते हो जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। और अगर इन टर्म को आप ऐड कर देते हो या फिर इन दोनों टर्म्स का जो समेशन होता है उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आएगी? जहाँ पे x क्या है, x इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, और y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है x क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b, और x प्लस वाई क्या है, n के बराबर लिखूंगा मैं, क्योंकि इसको बोलते हैं आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हमने यहाँ से तो देख लिया, अब इसकी हम स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं। द सम ऑफ पावर, अच्छा, किस किसी पावर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर का जो सम होता है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कुछ एक दो बातें देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। मतलब जो x प्लस वाई के बाद जो आंसर आएगा वो जीरो भी हो सकता है, वो कोई एक पॉजिटिव टर्म भी हो सकती है, वो कोई एक नेगेटिव टर्म भी हो सकती है, और वो एक फ्रैक्शनल आंसर भी आ सकता है। अब देखो ना, जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो आपको थोड़ी पता है कि कौन कौन सी टर्म्स आएगी। वो तो जीरो भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और फ्रैक्शनल भी आ सकता है। तो ये टोटली एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होगा, ये कुछ भी वैल्यू आ सकती है, तो आपका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं फ्रैक्शनल की बात बताऊं तो उसका मतलब चेक करना, जैसे 1.5 भी आ सकता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको दूसरा क्या मान सकते हैं आप, इसको मान सकते हैं आप 3/2। अच्छा, वो आपके पास 2.5 भी आ सकता है और इसको मानने के लिए क्या मान सकते हैं, 5/2। तो मतलब ये दोनों आपका फ्रैक्शनल आ सकता है आंसर। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो तो मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ कि ये प्योरली एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। एक्स प्लस वाई को आप ऐसे लिख देख के बता ही नहीं सकते, रिएक्शन देख के तो आप एक्स प्लस वाई को कभी भी नहीं बता सकते। मतलब आप अगर कोई रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहा है तो आप इसका ऑर्डर कभी भी नहीं बता सकते। ठीक है, आपको इसका डाटा दिया होगा एग्जाम में भी, तभी आप वहां से ऑर्डर निकाल सकते हो। एग्जाम में भी आपको इसका डाटा दिया होगा। अब अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फीलिंग लेनी है तो उसके लिए मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है, उसे चेक करिएगा। तो जैसे कि हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं कि ए आपका प्रोडक्ट में को चेंज हो रहा है, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ऊपर में लिख दूंगा एन, जहाँ पे एन क्या होगा, एन होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अच्छे से समझना है तो प्लीज आप इस चार्ट को देखिएगा। सबसे पहले मुझे क्या पता है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो रेट भी इंक्रीज करता है, और ये अगर डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, मतलब रेट का कंसंट्रेशन पे डायरेक्ट इफेक्ट होता है। अब सुनना बात को,
देखो, हमें इसके साथ में इसका रिलेशन देखना है और ऑर्डर निकालना है। तो मान लो आप रिएक्टेंट को 1 गुना बढ़ाते हो और आपके पास रेट भी 1 गुना बढ़ता है, और दूसरी उसमें क्या करते हो, रिएक्टेंट को भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ करते हो और आपके पास रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो रहा है। अगले एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हो आप, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को भी 3 टाइम कर रहे हो और रेट भी आपको 3 टाइम ही मिल रहा है। मतलब अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 टाइम इंक्रीज़ किया तो रेट भी 1 टाइम इंक्रीज़ किया। अगर आपने रिएक्टेंट को 2 टाइम इंक्रीज़ किया तो रेट भी 2 टाइम इंक्रीज़ किया। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 टाइम इंक्रीज़ किया तो आपके पास रेट भी 3 टाइम इंक्रीज़ हुआ। अगर कुछ ऐसा चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और उसका रेट कैसे लिखेंगे, ऐसे को करके लिखेंगे। आगे बात समझ में? अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया, दूसरी रिएक्शन में क्या किया कि जब आपने रिएक्शन की कंसंट्रेशन को 1 टाइम इंक्रीज़ किया तो रेट आपके पास 2 टाइम हो गया, और जब आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम इंक्रीज़ किया तो रेट आपके पास 4 टाइम हो गया, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर आपने 3 टाइम कर दिया तो रेट आपके पास क्या हो गया, 6 टाइम इंक्रीज़ हो गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप 1 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हो, वो डबल अगर इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे 1 का 2 बन रहा है और 2 का 4 बन रहा है और 3 का 6 बन रहा है। अगर ऐसा वाला काम कुछ चल रहा है कि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तो एक बारी बढ़ा रहे हो, लेकिन रेट आपका 2 बारी इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो वाले ऑर्डर जो होते हैं, वो होते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और आप उसको कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं रेट इज़ इक्वल टू के, यहाँ पे ए के ऊपर क्या लिख दोगे? 2। आ रही है बात समझ में? कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड हो रहा है, लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन को 1 टाइम बढ़ाओगे तो रेट आपके पास 2 टाइम बढ़ रहा है। जो तीसरा एक्सप्लेन मुझे करना है वो है ये वाला। अब सुनना, देखो अगर आप रिएक्टेंट को 1 टाइम इंक्रीज कर रहे हो और आपके पास रेट 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है, और अगर रिएक्टेंट को आप 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हो तो रेट आपके पास 6 टाइम हो रहा है, और रिएक्टेंट को अगर आप 3 टाइम इंक्रीज करो तो रेट आपके पास 9 टाइम हो रहा है। तो आप यहाँ पे चेक करो, सीधा 3 टाइम्स हो रही है ये चीज़ें आपके पास। समझ में आएगी मेरी बात? तो मतलब 1 का 3, 2 का 6 और 3 का 9। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और इसका रेट कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे ए के ऊपर क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि ये आप एक्सपेरिमेंट से चेक करो कि आपने रिएक्टेंट को 1 टाइम किया तो आपके पास रेट 3 टाइम हो गया, रिएक्टेंट को 2 टाइम किया और रेट आपके पास 6 टाइम हो गया। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। जो तीसरा आपको, चौथा आपको चेक करना है वो है ये वाला। अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 टाइम किया और आपका रेट जो था वो सेम ही रहा। अच्छा, आपने रिएक्टेंट को 2 टाइम किया तो आपके पास रेट अभी भी सेम है। रिएक्टेंट को 3 टाइम किया, रेट अभी भी सेम है, और रिएक्टेंट को 4 टाइम किया तो रेट अभी भी सेम है। मतलब जब आप रिएक्टेंट को इंक्रीज़ कर रहे हो या फिर डिक्रीज़ कर रहे हो, उससे आपके रेट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं हम इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब सुनना, मतलब अगर आपने रिएक्टेंट को 1 टाइम किया तो रेट आपके पास सेम है। रिएक्टेंट को 2 टाइम किया, रेट अभी भी सेम है, और रिएक्टेंट को 3 टाइम किया तो रेट आपके पास अभी भी सेम था। तो इस तरह की रिएक्शंस, जहाँ पे जब आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज करते हो और आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, इस तरह की रिएक्शंस को आप क्या बोलते हो? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और रेट कैसे लिखते हैं इसका? रेट इज़ इक्वल टू के ए की पावर 0। अच्छा, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है? 1। तो यहाँ पे रेट को क्या लिख सकता हूँ मैं? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का क्या मतलब है कि रेट यहाँ पे कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो ये वाली चीज़ थी आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वो है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को आप के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो के है उसको सबसे पहले आपने देखा होगा लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर, उसके बाद आपने देखा होगा इसको रेट लॉ में। मैंने वहां पे आपको बताया था कि रेट जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मैंने बोला था। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो वहां पे इक्वल टू आएगा और के आएगा, जिसको मैं बोलूंगा रेट कांस्टेंट। तो ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए आपको एक रिएक्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, जहाँ पे आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, और रिएक्टेंट कौन सी होगी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहाँ पे स्टाइशियोमेट्री भी होगी उनकी। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं उसका रेट लिखूंगा तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा। तो अगर मुझे रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों की कंसंट्रेशन को मुझे 1 मोलर या फिर 1 मोल लीटर इनवर्स लेना पड़ेगा।
तो हम क्या करते हैं, ए और बी की कंसंट्रेशन को कितना ले लेते हैं, 1 मोलर या फिर 1 मोल लीटर इनवर्स। तो जब आप इसको 1 और 1 ले लेते हो तो आपके पास रेट क्या हो जाता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल आ जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सर रेट कांस्टेंट भी एक टाइप का रेट है। कब, जब आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों रिएक्टेंट की कितनी हो जाती है, 1 मोलर हो जाती है। अगला टॉपिक जो हमें देखना है वो है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके बोर्ड्स और कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को काफ़ी ध्यान से देखिएगा और लास्ट में मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जहां से आपके सारे ऑर्डर के रेट कांस्टेंट निकल जाएंगे। तो इसको इसको निकालने के लिए हम लिखते हैं सबसे पहले रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी रेट को ऐसे लिख सकते हैं और इसको मैं एन लिख देता हूँ, जहाँ पे आपके पास के क्या है, रेट कांस्टेंट, ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एन क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मुझे क्या करना है, रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन और यहाँ पे ऑर्डर। तो मुझे पता है कि रेट की क्या यूनिट होती है, रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर मैं सेकंड्स में लेके चलता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे बाहर मैं क्या डालूंगा, एन डालूंगा, जहाँ पे एन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब अगर मैं अब अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये भी मोल लीटर इनवर्स है और ये वाली चीज भी मोल लीटर इनवर्स है। तो इसको मैं एक अगर बॉक्स में बंद करता हूं तो यहाँ पे इसकी पावर कितनी होती है, 1। तो देखना मैं आगे क्या करता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, के इज इक्वल टू, अगर मैं नीचे वाली चीज को ऊपर लेकर जाता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे 1 होता था, लेकिन ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एन। क्यों, क्योंकि दोनों टर्म्स सेम है, और जब नीचे से ऊपर टर्म आती है तो नीचे वाली टर्म का नेगेटिव लग जाता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एन और यहाँ पे सेकंड इनवर्स। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका है, क्या, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एन और यहाँ पे आएगा सेकंड इनवर्स। तो ये आपके पास रेट कांस्टेंट का वो फॉर्मूला आ चुका है, जहां पे आप एन की वैल्यू जब भी पुट करोगे वो डलेगी ऑर्डर की वैल्यू। हमने जो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाली थी एन की फॉर्म में, एन क्या होता था आपके पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम हर एक ऑर्डर के लिए के यानी कि रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो एन की वैल्यू पुट करूंगा वो है जीरो ऑर्डर के लिए, एन इज इक्वल टू जीरो के लिए, और दूसरा हम करेंगे एन इज इक्वल टू 1 के लिए, और तीसरा हम करेंगे एन इज इक्वल टू 2 के लिए। ये आपका सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, 3 4 5 6 आप जितना मर्जी यहाँ पे पुट करिए। आप यहाँ पे एन जो है वो फ्रैक्शन भी पुट कर सकते हैं, जैसे 5/2, ठीक है, 3/2, आप यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एन इज इक्वल टू जीरो से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, के इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या मैं क्या डालूंगा, 1 माइनस जीरो, यहाँ पे सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 1। तो 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास जीरो ऑर्डर का जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये आपको डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए। दूसरा हमें जो करना है वो है, जब आपके पास ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, के इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे मैं डालूंगा 1 माइनस 1 और यहाँ पे एस माइनस 1, यहाँ पे सेकेंड इनवर्स था तो मैंने एन की जगह पे क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 तो क्या बन जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, के इज इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। क्यों, क्योंकि जिस भी चीज की पावर जीरो होती है वो 1 बन जाती है। आई होप ये आपको पता होगा। तीसरा काम जो हमें करना है वो है n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू पुट करनी है, मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जब मुझे यूनिट निकालना है रेट कांस्टेंट का, तो मैं क्या करूंगा, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे 2 क्या है, 2 है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स की पावर भी -1 हो जाएगी और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। और जब ये -1 आपका अंदर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स और लीटर पॉजिटिव में बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, के इज इक्वल टू मोल इनवर्स
लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो आई होप यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करके आंसर निकाल सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेट लॉ। थैंक यू सो मच।